दोस्तों नमस्कार। देखिए ANC 01 का आपको हम लगभग इस वीडियो में 20 से 25 क्वेश्चन बताएंगे। ये 20 से 25 क्वेश्चन आप यदि देख के एग्जाम में जाते हैं तो आप हम ये गारंटी लेते हैं कि आपका 50 से 60% क्वेश्चन इससे टैली करेगा और जो कि है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड होता आ रहा है सारे एग्जाम में। आप इन क्वेश्चनों को देख के जाएं। और देखिए ANC 01 जो कि है समुदाय के लिए पोषण, समुदाय और पोषण, ठीक है। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वीडियो पे आइएगा, कमेंट करिएगा जो क्वेश्चन हम बताए हैं ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा था या नहीं, ठीक है। आइए देखते हैं, हम ये देते हैं कि 50 से 60% जो है ना जो हम बता रहे हैं ये क्वेश्चन इसी से टैली करेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले देखते हैं खाली स्थान भरने वाला। देखिए खाली हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बताएंगे उसका आंसर, बीच में कुछ भी नहीं बोलना है हमको, ठीक है। आइए, गिरीदार फल एवं तिलहन काफ़ी मात्रा में डैश एवं डैश में प्रदान होता है कि गिरीदार फल और तिलहन जो है प्रोटीन एवं वसा में प्रदान करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा। देखिए खाली स्थान भी भरने वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, 10 पूछा जाता है, 10 नंबर का रहता है, इसलिए सबसे पहले खाली स्थान भरने वाला ही देखते हैं। देखिए बाजरा यहाँ डैश था का अच्छा स्रोत है, जो रागी से डैश काफ़ी मात्रा में मिलता है। बाजरा जो है लौह तत्व आयरन का अच्छा स्रोत है, रागी से कैल्शियम का काफ़ी मात्रा में मिलता है। तीसरा देखते हैं अनाजों में से केवल डैश में ही डैश होता है, अनाजों में पीली मक्का में ही केरोटीन होता है। यकृत डैश का अच्छा स्रोत है, विटामिन ए का। ये डॉट डॉट जो दिए हैं ये खाली स्थान भरने वाला हम पहले लिख के लिए जाए ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे वीडियो बनाने में। आइए देखते हैं 5 नंबर। फल मुख्यतः डैश एवं डैश प्रदान करते हैं, विटामिन एवं खनिज लवण प्रदान करता है। देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं 6 नंबर तक। देखिए दालों को अंकुरित करने से डैश की मात्रा बढ़ जाती है, विटामिन सी की। दाल को यदि आप फूलने दीजिएगा, सुबह खाइएगा तो उसमें विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाता है। देखिए चीनी लगभग 100% डैश होती है, कार्बोज होती है। संतुलित भोजन इस समय के लिए भी पोषक तत्व प्रदान करता है जब डैश पूरी मात्रा में न ग्रहण किए जाए। क्या पोषक तत्व? इस क्वेश्चन का मतलब है कि आप यदि स्टोर रहता है आपके शरीर के अंदर संतुलित आहार, जब आप खाना नहीं खाते हैं तो आपका पोषक तत्व वो रिलीज करते रहता है, यही पोषक तत्व यही पूछा गया था। देखिए 9 नंबर। गर्भावस्था में ऊर्जा एवं प्रोटीन की डैश मात्रा लेनी चाहिए। गर्भावस्था में जो है अतिरिक्त मात्रा में ऊर्जा एवं प्रोटीन लेना चाहिए। आइए आगे देखते हैं 10 नंबर। थायमीन की प्रस्तावित दैनिक मात्रा डैश मिलीग्राम प्रति 1000 किलो कैलोरी है, 0.5। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए तो जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए जीरोपैथेलेमिया होने के मुख्य कारण क्या है? भारत में जीरोपैथेलेमिया जो है होने का मुख्य कारण क्या है और भारत में इनका दृष्टिकोण भारत के दृष्टिकोण से बताना है। देखिए सबसे पहले देखते हैं जीरोपैथेलेमिया क्या होता है। विटामिन ए की कमी से आँखों में होने परिवर्तनों को सूक्ष्म छिपाक या जीरोपैथेलेमिया कहते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाएगा सूक्ष्म छिपाक किसे कहते हैं, और यही होता है जीरोपैथेलेमिया का दूसरा नाम शुष्क छिपाक कहते हैं। देखिए विटामिन ए की विभिन्न स्तर की कमी भारत की एक महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य समस्या है। बच्चों में विटामिन ए की कमी के कंजक्टिवा संबंधी लक्षण तथा खून तथा यकृत में विटामिन ए के असंतोषजनक स्तर सामान्य तौर पर दिखाई देते हैं, हालांकि यह बीमारी किसी भी उम्र में हो सकता है। आइए देखते हैं इसके लक्षण, नैदानिक लक्षण। जीरोपैथेलेमिया जिसको हो जाता है कैसे पता करें कि उनको जीरोपैथेलेमिया या सूक्ष्म छिपाक बीमारी है। देखिए रतौंधी होता है, कंजक्टिवा का सूखना, बिटोट बिंदु, कॉर्निया का सूखना, केरेटोमलेशिया, ठीक है।
इसका मुख्य कारण क्या है, ये क्यों होता है, ये देखिए। जीरोपैथेलेमिया होने के मुख्य कारण आहार में विटामिन ए की अपर्याप्त मात्रा, मातृक कुपोषण, संक्रमण तथा ग्रसन। 3 मुख्य कारण है जीरोपैथेलेमिया होने का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, हमारे शरीर में अनुपलब्ध कार्बोहाइड्रेट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे? हमारे शरीर में जो है अनुपलब्ध कार्बोहाइड्रेट शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले जानते हैं अनुपलब्ध कार्बोज किसे कहते हैं। अनुपलब्ध कार्बोज का दूसरा नाम रेशा है, यानी अनुपलब्ध कार्बोज की जगह रेशा भी आपको पूछा जा सकता है। रेशा सभी अपचय कार्बोज का समूह है। अपचय मतलब शरीर में जो पचता है भोजन, उसी को कहते हैं। सेल्यूलोज इसका मुख्य उदाहरण है। शरीर में कुछ प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह जरूरी है। और देखते हैं इसका कार्य, यानी कि अनुपलब्ध कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य होता है। देखिए, रेशे के कार्य हमारे शरीर में, मतलब रेशे अनुपलब्ध कार्बोज को ही रेशे कहते हैं। देखते हैं, क्षुधा संतुष्टि, भूख शांत करना। हम जानते हैं कि पाचन क्रिया में रेशे में कई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, मतलब कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, फिर भी पाचन तंत्र में इसके कुछ अवयव जल सोख कर फूल जाते हैं तथा भोजन को भारी बना देते हैं, जिससे हमारा पेट जल्दी भर जाता है। ये भोजन में जो है फूल के पेट भर जाता है, रेशे का कार्य है। देखिए, मल निष्कासन का भी इसका कार्य है। देखिए, रेशे मल निष्कासन में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। मल में उपस्थित रेशे जल सोख कर मल को मुलायम बनाते हैं, जिससे शरीर से मल का निष्कासन आसानी से हो जाता है। इसी कारण रेशे का उपयोग कब्ज को रोकने में सहायक होता है। इसलिए छिलके सहित दालों और रेशेदार सब्जियों का खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। देखिए, तीसरा, कुछ बीमारियों जैसे कैंसर, मधुमेह तथा दिल की बीमारियों की रोकथाम करता है अनुपलब्ध कार्बोज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्त, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो आप लोग वीडियो को पार्ट बाय पार्ट करके देख लीजिएगा। यदि 10 मिनट एक बार देखिएगा, 10 मिनट बात करके ऐसे देखिए। एक बार देखिएगा तो थोड़ा बहुत मतलब अपने आप को बोरिंग लगने लगेगा, तो आप लोग वीडियो को तोड़ करके देखिएगा। देखिए, प्रोटीन के प्रमुख कार्यों का वर्णन करिए। प्रोटीन का जो कार्य है उनका वर्णन करना है। देखिए, सबसे पहले प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है और इसका मुख्य स्रोत है दूध। प्रोटीन के कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। देखिए, शरीर निर्माण तथा वृद्धि। प्रोटीन शरीर में टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत और निर्माण के लिए जरूरी होता है। शरीर की वृद्धि तथा शरीर के रखरखाव के लिए भी यह जरूरी होता है। आइए देखते हैं दूसरा, प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन नियामक एवं सुरक्षात्मक पदार्थों के रूप में कुछ रासायनिक पदार्थ बनने के लिए प्रोटीन जरूरी होता है, जैसे अमीनो एसिड। शरीर की मुख्य प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रोटीन आवश्यक है। प्रोटीन वाहक के रूप में भी कार्य करता है। कुछ खाद्य पदार्थों का शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए प्रोटीन वाहक का कार्य करता है, जिसे हेमोग्लोबिन कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, ऊर्जा प्रदान करना। 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, पर यह इसका मुख्य कार्य नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भोजन पकाते समय पोषक तत्वों को नष्ट होने से रोकने या कम करने के लिए आप जिन बातों को ध्यान में रखेंगे उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। भोजन पकाते समय जो पोषक तत्व का नष्ट होता है उसको रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आइए देखते हैं। फसल काटने से लेकर खाद्य पदार्थों के खाने तक की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में भोजन के पोषक तत्वों का अपव्यय मतलब ह्रास हो सकता है। अतः भोजन पकाते समय पोषक तत्वों की कमी को कम करने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। आइए देखते हैं क्या क्या पालन करना चाहिए पोषक तत्व को नष्ट होने के से बचाने के लिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, सब्जियों को काटने से पहले धोएं। सब्जी को जो है काटने से पहले धोना। जैसे आलू आप काटने के बाद धोते नहीं, पहले धो लीजिए। भिंडी पहले धो लीजिए। कुछ सब्जी होता है जो काटने के बाद भी धो सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप प्रयास कीजिए कि काटने से पहले ही सब्जी को धोएं। सब्जियों को कम ताप पर पकाएं, जहां तक हो सके बिना पानी के,
तथा पकाते समय उन्हें ढककर रखें। सब्जियों को आवश्यकता से अधिक ना पकाएं। चावल को उतने ही पानी में पकाएं जितने की आवश्यकता हो। आवश्यकता से अधिक पानी का प्रयोग ना करें जिसे फेंकने की आवश्यकता पड़े। जब खाना बनकर तैयार हो जाए तो तभी फलों एवं सलाद को काटें। आइए देखते हैं नेक्स्ट। सलाद में अम्लीय पदार्थों का प्रयोग जैसे नींबू के रस, सिरका या दही का प्रयोग विटामिन सी के मूल्य को बनाए रखने में सहायक होता है। समझ गए? भोजन पकाते समय जो पोषक तत्व का नष्ट होता है, आप इन कार्य करके उन पोषक तत्व को रोक सकते हैं नष्ट होने से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। मध्याह्न पोषण के लाभार्थी कौन है? मध्याह्न पोषण के उद्देश्य और घटक बताएं। जितने भी क्वेश्चन बताने सारे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर आप देख के जाइएगा। मध्याह्न पोषण कार्यक्रम, जिसको मिड डे मील भी सरकार के द्वारा चलाया जाता है, इनका लाभार्थी कौन होता है? आइए जानते हैं। मध्याह्न पोषण कार्यक्रम को स्कूल आहार अथवा स्कूल का दोपहर के भोजन का कार्यक्रम भी कहा जाता है। इस कार्यक्रम में मुख्य लाभार्थी प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। एक पूरक आहार की आपूर्ति इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। पूरक आहार को जो आपूर्ति करता है बच्चे के लिए, इनका मुख्य उद्देश्य है। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने का कारण है कि पौष्टिकता की दृष्टि से बच्चों को घर में मिलने वाला आहार अपर्याप्त होता है। जो गरीब आदमी होता है उसके घर में पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक आहार नहीं मिलता है बच्चे को, उसी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जाता है। देखिए आगे, बहुत से बच्चे विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आधे भूखे अथवा बिना कुछ खाए लंबा रास्ता तय करके विद्यालय आते हैं। इसलिए वे मुश्किल से ही पढ़ाई में अपना मन लगा पाते हैं तथा शिक्षा का लाभ उठा पाते हैं। आइए जानते हैं इसका उद्देश्य क्या। मध्याह्न पोषण के उद्देश्य। इस कार्यक्रम के स्वास्थ्य तथा शिक्षा दोनों ही प्रकार के उद्देश्य है। यह उद्देश्य निम्नलिखित है। देखिए पहला, विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं 1 से 5 वर्ग में पढ़ने वाले बच्चे के पोषण स्तर तथा उनकी पढ़ाई में सुधार लाना है। एक और विद्यालयों में दाखिल तथा हाजिरी में सुधार लाना है, और दूसरी ओर स्कूल छोड़ने निकालने की दर को कम करना। ड्रॉप करना कम है, दाखिल ज़्यादा हो और हाजिरी सही बने। सही मतलब ज़्यादा हाजिरी बने, अटेंडेंस अच्छा बने। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों के प्राथमिक स्तर के बच्चों को पोषण सहायता प्रदान करता है। आइए आगे देखते हैं। आइए इसके घटक देखते हैं। मध्याह्न पोषण कार्यक्रम के घटक। मध्याह्न पोषण कार्यक्रम के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं। पूरक आहार प्रदान करना बच्चे को। इस कार्यक्रम के मुख्य लाभार्थी 6 से 11 वर्ष के बच्चे शामिल हैं जो प्राथमिक विद्यालयों में जाते हैं तथा उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे भी होते हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य भोजन के रूप में खिचड़ी दिया जाता है। खिचड़ी जो है ना, कार्यक्रम का मुख्य भोजन है, क्योंकि उसमें सारे पोषक तत्व शामिल हो जाते हैं खिचड़ी में। आइए आगे देखते हैं। स्कूल के अध्यापक मध्याह्न आहार कार्यक्रम चलाने का जिम्मा होता है। मध्याह्न भोजन जो कार्यक्रम चलाने का जिम्मा होता है स्कूल के अध्यापक के माध्यम से ये बच्चे में बटाता है। आइए देखते हैं। देखिए ये जो है मिलान करने वाला है। मिलान करिए। मिलान करने वाला भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, वृद्धि अनुवीक्षण। स्कूल अध्यापक सीधा हम कर दिए। मध्याह्न आहार कार्यक्रम। बाल विकास परियोजना अधिकारी ICDS कार्यक्रम। शारीरिक द्रव्यों में पोषण तत्वों की सांद्रता, जैव रासायनिक निर्धारण, वृद्धि स्तर, मानवमितीय माप, पोषणहीनताजन्य रोगों के लक्षण तथा चिन्ह, रोग जांच का तरीका, खाद्य आपूर्ति तथा अंतःग्रहण के आंकड़े, आहार सर्वेक्षण। ये सामने वाला है, सब सारे इसके उत्तर है, मगर आपके सामने नहीं आएंगे, उल्टा पुल्टा करके दिया जाएगा, तो आप थोड़ा सा वर्ड को समझ लीजिए ये। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए दोस्त, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वृद्धि अनुवीक्षण क्या है, ये वर्ड जो है किसे कहते हैं। देखिए, आम भाषा में अनुवीक्षण का अर्थ है किसी चीज़ पर नियमित रूप से निगरानी रखना, अतः एक निर्धारित समय के दौरान भार में परिवर्तन पर निगरानी रखना वृद्धि अनुवीक्षण कहलाता है। वृद्धि का रिकॉर्ड रखने के अंतर्गत नियमित रूप से भार लेना, भार को ग्राफ पर अंकित करना तथा बच्चे की वृद्धि के परिवर्तन का विश्लेषण करना भी आता है। दूसरे शब्दों में वृद्धि अनुवीक्षण में भार का निर्धारण तथा उसके भार के अनुसार कार्रवाई करना दोनों ही शामिल है। वृद्धि अनुवीक्षण के इन कार्यों को वृद्धि अनुवीक्षण तथा वर्धन शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है। वर्धन शब्द को इसलिए इसमें जोड़ा गया कि क्योंकि वृद्धि अनुवीक्षण शब्द केवल भार निर्धारण का ही सूचक प्रतीत होता है, न कि उपचार कार्यक्रम। जो भार कम हो गया उसका रिकॉर्ड रखना, यदि भार में क्यों कम हुआ तो उनका उपचार करना वर्धन शब्द से डिनोट किया गया है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, समन्वित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम के अंतर्गत इसे निम्न रूप से परिभाषित किया जाता है। समन्वित ICDS जो है, ICDS कार्यक्रम के तहत इसको निम्न तरीका से परिभाषित किया गया है। वृद्धि अनुवीक्षण वृद्धि का नियमित रूप से मापन है जिससे माता अपने बच्चे में वृद्धि के होने या न होने का पता लगा सकती है तथा बच्चे की नियमित वृद्धि को बनाए रखने और बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए उचित तथा व्यवहारिक निर्देश और सलाह प्राप्त कर सकती है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भोजन तथा उसके कार्य का वर्णन करें। भोजन शब्द का संबंध शरीर को पौष्टिकता प्रदान करने वाले पदार्थों से है। भोजन में वे सभी ठोस, अर्ध तरल तथा तरल पदार्थ शामिल हैं जो शरीर को पौष्टिकता प्रदान करते हैं। हम जानते हैं कि भोजन हमारे शरीर के लिए मूलभूत आवश्यकता है क्योंकि कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इन रासायनिक पदार्थों को पोषक तत्व कहते हैं। आइए जानते हैं पोषक तत्व कितने होते हैं। भोजन में 40 से भी अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। इन पोषक तत्वों को मुख्यतः 5 वर्गों में बांटा गया है: प्रोटीन, कार्बोज, वसा, विटामिन, खनिज लवण। एक अन्य वर्ग जो जल है, जिसे केवल पोषक तत्व नहीं बल्कि भोजन का भी दर्जा दिया गया क्योंकि इसमें पोटासियम पाया जाता है। भोजन के मुख्यतः 3 कार्य हैं: शरीर क्रियात्मक कार्य, सामाजिक कार्य और मनोवैज्ञानिक कार्य। आइए जानते हैं तीनों के बारे में। इसके थ्रू समझिए भोजन के कार्य। इसका 3 कार्य है: शरीर क्रियात्मक कार्य, सामाजिक कार्य, मानसिक कार्य। देखिए, शारीरिक क्रियात्मक कार्य का कार्य है ऊर्जा प्रदान करना, शरीर निर्माण करना है, सुरक्षा करना है शरीर का, मतलब सुरक्षा में रोगों से बचाना है, और नियंत्रण करना। नियंत्रण मतलब आपके टेम्परेचर को, जैसे आप 98.6 फ़ारेनहाइट होता है आपका टेम्परेचर, इसको नॉर्मल करना है। आइए देखते हैं सामाजिक कार्य क्या होता है। आप मोटा मोटी समझिए कि यदि आप ऑफिस में अपना लंच बॉक्स लेके जाते हैं तो वहाँ पे जो कर्मचारी दूसरा जो कर्मचारी होते हैं उनके साथ यदि आप बैठ के खाना खाते हैं तो आप दोनों में एक दोस्ती सा बन जाता है। वह एक सामाजिक कार्य हुआ। सामाजिक मतलब सामाजिककरण हुआ, एक दूसरे से मोहब्बत या प्रेम बढ़ाना। और देखिए मानसिक कार्य क्या हुआ कि बच्चा जो है लगाव, एक तरह से लगाव, बच्चा अपने माँ से लगाव क्यों रखता है? क्योंकि माँ उसके पसंद नापसंद का ध्यान रखती है। वही हुआ मानसिक कार्य। आइए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे भोजन हमारे शरीर में पाचन कैसे होता है? हमारे शरीर में जो है भोजन कैसे पचता है? देखिए, भोजन हमारे शरीर में निम्नलिखित चरणों से होकर गुजरती है। पहले मुंह में जाता है, फिर मुंह के बाद भोजन नली में, फिर आमाशय में, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, फिर मलाशय होके गुद्दादार होके। ये इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये आप ग्राफ बना ही लीजिएगा कि भोजन कैसे कहाँ कहाँ पहले पहले जाता है। आइए जानते थोड़ा सा इसका विस्तार से। देखिए, मुंह में भोजन के आते ही पाचन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मुंह से भोजन तंत्र के अन्य अंगों जैसे आहार नली, मलाशय तथा गुद्दादार में जाता है। पाचन तंत्र के प्रत्येक अंग से एक प्रकार का तरल रस निकलता है जिसे पाचक रस कहते हैं। ये पाचक रस या तो पाचन तंत्र के उस भाग द्वारा स्रावित होते हैं
या किसी अन्य अंग या ग्रंथि जैसे यकृत या अग्नाशय द्वारा तंत्र में डाले जाते हैं। इन पाचक रसों में कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें एंजाइम के नाम से जाना जाता है। यह एंजाइम प्रकृति से प्रोटीन होते हैं और रासायनिक क्रिया की गति को तेज करते हैं। इन एंजाइमों का विशेष गुण यह है कि यह क्रिया में स्वयं अपरिवर्तित रहते हुए भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों को सरल रूप में विभाजित करने में मदद करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? देखिए, जल का जो सूत्र होता है H2O, वाटर कहते हैं, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलके जल का निर्माण होता है। जल जीवन के लिए अति आवश्यक है। वास्तव में कोई भी प्राणी बिना भोजन के तो कुछ समय तक जीवित रह सकता है, परंतु जल के बिना जीवित रहना संभव नहीं है। यह भोजन में अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह 2 तत्व से मिलकर बना है, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन। जल हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन 2:1 के अनुपात में होता है, मतलब 2 हाइड्रोजन होता है, 1 ऑक्सीजन होता है। जल एक अकार्बनिक यौगिक है। अकार्बनिक यौगिक मतलब इसमें कार्बन नहीं हो रहता है। देखिए, जल हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। जल हमारे शरीर का मुख्य अवयव है। एक वयस्क व्यक्ति के कुल शरीर के भार का लगभग 60% तथा बच्चे के शरीर का भार लगभग 75% भाग जल होता है। वयस्क में जो है 60% जल रहता है शरीर की कुल भार का, और बच्चे में 75% जल रहता है कुल भार का। सभी ऊतकों तथा कोशिकाओं का मुख्य तथा आवश्यक अवयव है। विभिन्न शरीर ऊतकों में जल अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। देखते हैं दूसरा कार्य, जल सभी शरीर द्रव्यों जैसे रक्त, लार, पाचक रसों, मूत्र, मल तथा पसीने को तरलता प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में यह शरीर द्रव्यों का माध्यम है। शरीर के तापमान नियंत्रण करने में भी जल का मुख्य भूमिका होता है। शरीर के तापमान को नियंत्रण करना जल का भी कार्य होता है। जल एक अच्छा विलायक है। विलायक मतलब घुलनशील है, कोई भी चीज़ को घोल लेता है अपने में। विभिन्न प्रकार के तत्व तथा पदार्थ जल में घुलकर रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाते हैं। आइए जानते हैं, जल शरीर की सभी कोशिकाओं को आर्द्र रखता है। आर्द्र मतलब गीला रखता है। जल के मुख्य स्रोत, जल हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? साधारण जल H2O जो हम लोग पीते हैं, वो तरल रूप में जल, तरल रूप में भी जल होता है। इसमें जल तथा पेय पदार्थ जैसे चाय, कॉफ़ी, फलों के रस आदि आते हैं। और ठोस खाद्य पदार्थ में भी जल का मात्रा होता है। आइए जानते हैं ठोस खाद्य पदार्थ में कितनी मात्रा में जल होता है। देखिए, पालक जो खाइएगा उसमें 92.1% जल होता है। सेब खाते हैं उसमें 84.6% जल होता है। गाय के दूध में 87.5% जल होता है। गेहूँ का आटा जो खाते हैं उसमें 12.8% जल होता है। चने की दाल जिसमें 9.8% जल होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य बजट को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। खाद्य बजट जो बनाते हैं आप, उनको किन किन वजह से वो प्रभावित होता है। आइए जानते हैं सबसे पहले खाद्य बजट बनाना एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी कला है जिस पर संपूर्ण घर का मैनेजमेंट, हिंदी में प्रबंध, टिका होता है। जैसा बजट होगा घर परिवार की व्यवस्था भी वैसी ही होगी। यानी कि आप मान लीजिए कि जैसा आपका इनकम होगा उसी तरह से आप बजट बनाइएगा, उसी तरह से आपका घर चलेगा। प्रत्येक परिवार में बजट बनाने के पश्चात ही कार्यों का संपादन किया जाता है। साधारणतः आय व्यय के ब्यौरे को ही हम बजट कहते हैं, परंतु यहाँ इसकी परिभाषा हम घर या परिवार के संदर्भ में दे रहे हैं। आइए जानते हैं। बजट परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध धन का व्यय करने की लिखित योजना को बजट कहते हैं। इस परिभाषा को समझने के लिए हमें आय और व्यय के शाब्दिक अर्थ समझना होगा। आय एक निश्चित अवधि में परिवार नगद या माल के रूप में जो अर्जित करता है उसे आय कहते हैं। मतलब जो धन कमाया जाता है धन के रूप में या कोई किसी सामान के रूप में, उसको आय कहते हैं। व्यय
व्यय मतलब खर्च करना। व्यय से अभिप्राय है उस धनराशि से है जो आवश्यक वस्तुओं को खरीदने और सेवाएं प्राप्त करने के लिए दिए जाते हैं, मतलब लिए जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए, खाद्य बजट को प्रभावित करने वाले कारक। परिवार का आय, जैसा परिवार का आय होगा उसी तरह से आपको बजट बनाना होगा। परिवार का आकार, आकार मतलब हुआ कि बड़ा परिवार होगा तो आपका बजट गड़बड़ा सकता है, छोटा परिवार होगा तो बजट सही रहेगा। खाद्य पदार्थों का वर्तमान मूल्य, यानी कि आपका एक इसका मतलब हुआ महंगाई। यदि महंगाई अधिक होगा तो आपका बजट गड़बड़ा सकता है। खाद्य उत्पादन या वितरण केंद्रों तक परिवार की पहुंच, सरकारी जो केंद्र होता है वहां तक आपका पहुंच होना चाहिए, जिससे कुछ सामान आपको सरकार के द्वारा भी प्राप्त हो जाए। देखिए, घरेलू उत्पादन और खाद्य संसाधन। घरेलू उत्पादन का मतलब हुआ कि आप अपने यहाँ कुछ सब्जी उगा लिए, कुछ खाद्य पदार्थ अपने खेतों से प्राप्त कर लिए, इससे आपका बजट सही रहता है। परिवार का भोजन और अन्य वस्तुओं में सापेक्षित रुचि। परिवार में जैसे सभी को जो है एक तरह का रुचि रखना चाहिए। ऐसा नहीं किसी को दाल पसंद नहीं है, किसी को सब्जी पसंद है, ऐसा नहीं। इससे भी आपका बजट गड़बड़ा सकता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, ICDS के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। ये सरकार के द्वारा का एक कार्यक्रम चलाया जाता है। इनके मुख्य घटक कौन कौन से। सबसे पहले जानते हैं ICDS का फुल फॉर्म क्या होता है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, जिसको हिंदी में समन्वित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम कहते हैं। इसको जानते हैं, जिसे इसे हिंदी भाषा में राज्य आपदा मोचन बल कहा गया है। यह योजना 2 अक्टूबर 1975 को शुरू की गई थी, जिसके बाद कुपोषण से पीड़ित बच्चों को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई। देखिए, ICDS का जो मुख्य उद्देश्य है, अब मोटा मोटी समझिए कि जो कुपोषित होता है बच्चा, उसको रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं। माता को पौष्टिक आहार दिया जा सकता है। ये जो चलाया जाता है एक आंगनबाड़ी केंद्र, इसका ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य केंद्र होता है ICDS का। इनका ये है कि कुपोषित होने वाले बच्चे का दर को कम करना है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इसका मुख्य घटक कौन कौन से हैं। देखिए, ICDS के मुख्य घटक। पूरक पोषण। इस घटक या कार्यक्रम के तहत जो निर्धन बच्चा गर्भवती या स्तनपान मतलब आप समझिए कि जो शिशु जन्म लेता है उस टाइम के अवस्था को, जो माता उसका अवस्था होता है, उसी को स्तनपान अवस्था कहा जाता है। कराने वाली महिलाओं को सरकार द्वारा पूरक पोषण दिया जाता है। आंगनबाड़ियों द्वारा सरकार सभी निर्धन बच्चों एवं महिलाओं को पूरक आहार दिया जाता है। टीकाकरण से भी कुपोषित को रोका जा सकता है। इस परियोजना के अंतर्गत सभी शिशुओं को संक्रामक रोगों जैसे घोलकोंडू, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो तथा क्षय रोग के प्रतिरोधक टीके लगाए जाते हैं। खांसरे के लिए भी प्रतिरोधक टीके प्रदान किए जाते हैं। सभी गर्भवती महिलाओं को टिटनेस से बचाव के लिए टीके लगाए जाते हैं। आइए जानते हैं। देखिए, स्वास्थ्य की जांच, छोटी मोटी बीमारियों का उपचार तथा संदर्भ सेवाएं। आंगनबाड़ी में नियमित अंतराल के बाद बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं का निरीक्षण तथा उपचार स्थानीय स्वास्थ्यकर्ताओं जैसे महिला स्वास्थ्य परिदर्शक, सहायक नर्स द्वारा किया जाता है। महिला स्वास्थ्य परिदर्शक को स्वास्थ्य सहायिका भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता छोटी मोटी बीमारियों का निरीक्षण और उपचार स्वयं ही करती है। देखिए, वृद्धि अनुवीक्षण। इस परियोजना के अंतर्गत बच्चे या बच्चों के समूहों की शारीरिक वृद्धि अर्थात भार और लंबाई पर निगरानी रखी जाती है। ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत वृद्धि के रिकॉर्ड तात्पर्य बच्चों के भार का रिकॉर्ड रखना है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शारीरिक भार बच्चे की वृद्धि का महत्वपूर्ण सूचक है। चूँकि लंबाई की तुलना में भार लेना तथा जांचना अधिक सरल है, इसलिए आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे के स्वास्थ्य तथा पोषण स्तर में हुई प्रगति को जानने के लिए वजन को मापा जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है। जानते हैं शालापूर्व अनौपचारिक शिक्षा का अवसर। देखिए, इस योजना के तहत विशेषकर 3 से 5 वर्षों के बच्चों को, देखिए शालापूर्व में जो एज होता है बच्चे का वो 2 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसको शालापूर्व बच्चे कहते हैं। 3 से 5 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना तथा
कठिन पाठ्यक्रमों की पद्धति का अनुसरण करना की बजाय उनकी उत्सुकता को जागृत करना है। परंतु अधिकतर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अभिभावकों की मांग पर बच्चे को वर्णमाला तथा संख्याओं के बारे में भी पढ़ाते हैं। पोषण शिक्षण, यह कार्यक्रम गर्भवती, स्तनपान कराने वाली तथा अन्य सभी महिलाओं और किशोरियों के लिए है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इन शब्द को परिभाषित करना है। सबसे पहले आंगनबाड़ी, कलाई खंच, सम्मिश्रण प्रक्रिया, ब्लंचिंग, चक्रीय व्यंजन सूची। आइए सबसे पहले आंगनबाड़ी केंद्र जानते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं गाँव के लोगों तथा सरकारी प्रशासन के बीच की वह महत्वपूर्ण कड़ी होती है जो उस समुदाय की जहां वह स्वयं निवास करती है आवश्यकताओं को पहचानने और उनकी पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ICDS जो कार्यक्रम चलाया जाता है आंगनबाड़ी, वो आंगनबाड़ी में जो वो सेविका रहती है उसी को आंगनबाड़ी सेविका कहते हैं। वो आंगनबाड़ी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दिए। देखिए, कलाई खंच क्या होता है। कलाई खंच स्नायु तंत्र का रोग है जिसका कारण है काफ़ी लंबे समय तक खेसरी दाल का उपभोग करना। यह मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों की स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्या है क्योंकि वहाँ खेसरी दाल की उपज काफ़ी अधिक होती है। सम्मिश्रण प्रक्रिया क्या होता है। वह कई मिश्रणों को एक जगह मिलाने की प्रक्रिया सम्मिश्रण प्रक्रिया कहलाती है। इसमें कई मिश्रणों को शामिल किया जा सकता है और इसमें मिश्रणों के गुण विद्यमान नहीं होते हैं बल्कि सम्मिश्रण प्रक्रिया के बाद एक नया मिश्रण बनता है। दोस्तों, जितना भी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं इन सारे का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। आइए आगे देखते हैं। देखिए, ब्लॉचिंग विधि में सब्जियों को थोड़ी देर के लिए उबले हुए पानी में या भाप पर डाल दिया जाता है जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता कम हो जाती है। इसके बाद सब्जियों को फ्रीजर में रखने से ये लंबे समय तक ताज़ा रहती है। चक्रीय व्यंजन सूची मतलब